हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में जो भी पूछा गया था आपसे दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ जो वैलिड एक एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी हम डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले भी जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलरेडी दोनों शिफ्ट के जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज फ्रॉम इकोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट द मोस्ट नाइट्रोजन टू द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल? यानी कौन सी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जो कि नाइट्रोजन को एक ग्लोबल लेवल पे जो है एक तरीके से मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करवाती है मेनली इन द नाइट्रोजन साइकिल। यानी किस सोर्स से हमको नाइट्रोजन साइकिल में मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है ग्लोबल बेसिस पे देखने को मिलता है। Options are industrial production of fertilizer, NOx production due to the combustion of fossil fuels, nitrogen fixation by the soybean farming and nitrogen fixation by the cultivation of the legumes। तो देखा जाए तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कंट्रीब्यूशन होता है नाइट्रोजन का मेनली नाइट्रोजन साइकिल, वो इंडस्ट्रियल लेवल का जो प्रोडक्शन होता है मेनली फर्टिलाइजर का, उस टाइम पे जो है देखने को मिल जाता है। तो अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द टोटल एस्टिमेटेड बायोमास ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ गिवन हियर इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि किसका बायोमास जो है सबसे ज्यादा होगा, उसको हमें जो है एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, हमको ये पता है कि वायरसेस का जो है बायोमास सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें वायरस का जो है हमें सबसे कम बायोमास दे के रखा है। और बैक्टीरिया हमको पता है कि अगर हम एक लार्ज स्केल पे देखना चाहें तो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑल ओवर अगर कंसीडर किया जाए तो बैक्टीरिया का बायोमास जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर हम चलना चाहें तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम would the largest percentage of net primary productivity, that is NPP, be taken up by the grazing food chain? यानी कि कौन से इकोसिस्टम में एनपीपी का मैक्सिमम परसेंटेज जो है ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा एक तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एल्गल सीवीड एंड लास्ट ऑप्शन इज ओपन ओशन। तो हमको पता है मेनली जो वाटर बॉडीज होती है, स्पेशली जितनी ज्यादा लार्ज वाटर बॉडीज होगी उतना ज्यादा जो है हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस बेसिस पे चलना चाहे तो जो ओपन ओशन है जो कि एक वाटर बॉडीज की तरह काम करेगी, तो जो ओपन ओशन है उसमें जो जितना भी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होगा उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो भी प्रोडक्शन होगा ना, उसका हिस्सा जो है एक तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो इस बेसिस पे चले तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ mating system in the plant, pollen and ovule ratio are likely to be mostly skewed in which one of the following cases? यानी कि अगर हम प्लांट में मेटिंग सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो जो पॉलन और ओव्यूल का जो रेशियो है वो कौन से केसेस में सबसे ज्यादा स्क्यूड होगा? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मे बी ये ऑप्शंस में जो नाम दिए गए हैं आपके लिए काफी ज्यादा नए हों। ऑप्शंस है एंटोमोफिलस डेसिडुअस स्पीसीज, उसके बाद है बाइसेक्सुअल स्पीसीज एंड एनिमोफिलस स्पीसीज। तो पहले तो वर्ड्स को देख लेते हैं। एनिमोफिलस क्या होता है? जब फ्लावर में पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो हम उसे एनिमोफिलस कह सकते हैं। जब ये पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसे हम एंटेमोफिलस कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डायोशियस या मोनोशियस प्लांट की बात करें तो मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं? मोनोशियस प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिनको कि हम परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, और इन प्लांट के पास जो है एक ही फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। जबकि अगर हम डेसिडुअस प्लांट की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं और इनको जो है एक तरीके से इम्परफेक्ट फ्लावर भी कंसिडर किया जाता है, और इसमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल होगा, यानी एक फ्लावर में एक ही मतलब सेक्स का ऑर्गन देखा जाएगा। इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल। तो यहाँ पे जितने वर्ड्स थे उसको हमने क्या किया, एक तरीके से मीनिंग समझ लिया।
क्वेश्चन में था कि कौन से सिस्टम में जो है पॉलन एंड ओव्यूल का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा स्क्यूड मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा वैरिड होगा। पहला देखिए, एंटेमोफिलस की बात करें तो जो विंड से जाने वाला है ऑब्वियसली उस केस में तो हमको ये स्क्यूड रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात चली आती है यहाँ पे एनिमोफिलस की। अब एनिमोफिलस में भी जो बाइसेक्सुअल स्पीसीज है उसमें ये स्क्यूड रेशियो क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम फ्लावर में होंगे, तो वहां जो रेशियो होगा वो स्क्यूड नहीं देखने को मिलेगा, वैरी नहीं करेगा। लेकिन जो डेसिडुअस स्पीसीज है इस केसेस में हमको जो है रेशियो स्क्यूड बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो इसी बेसिस पे चलना चाहें तो वी कैन गो विद दी फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर विद एलिवेशन इज करेक्ट। यानी एलिवेशन के साथ चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड यहाँ कौन सा स्टेटमेंट जो है सही बोला गया है। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझ, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हमें इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है वैसे वैसे वो कूल डाउन होती है, बिकॉज एक्सपैंड हो रही है, अपना हीट लूज करी है, तो वो कूल डाउन होती है। तो अगर एयर एक तरीके से ऊपर की तरफ एलिवेट होती है, तो अगर वो 100 मीटर एलिवेट हो रही है तो उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। और अगर ये होता, इसको हम कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ओके, और अगर हम मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करते हैं तो उस टाइम पे 100 मीटर पे जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस की डिफरेंसेस देखे जाते हैं। और ये जो लेवल है दिस इज अ लेवल ऑफ कंडेंसेशन जहां पे आपको क्लाउड्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हमें जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं वो 1000 मीटर पे दे के रखे हैं। ठीक है, तो अगर 1000 मीटर की बात करें तो यहाँ तो 100 मीटर पे दे के रखा है, तो अगर मैं इसको 1000 मीटर पे लेके चलती हूँ तो ऑब्वियसली ये 1 डिग्री सेल्सियस से जो मतलब कि एक तरीके से ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही बोला है, एन एग्जाम्पल ऑफ रेट ऑफ कूलिंग of an air mass rises from the ground level to the higher altitudes, and the effect on the rate of cooling when reaching the point of saturation with respect to the water vapor and the level of condensation। यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो इस बेसिस पे आ रहा है कि वाटर वेपर एंड कंडेंसेशन का जो मतलब वहां पे प्रेजेंस है वो किस लेवल तक का है। ठीक है, तो उसके मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट में देखा जाएगा कि हाँ वाटर वेपर एंड कंडेंसेशन वहां पे हो रहा है या नहीं, उसी के बेसिस पे जो है ये टेम्परेचर में डिफरेंस देखा जाता है। इफ द एयर पार्सल स्टार्ट टू राइज it will cool adiabatically at a dry adiabatic lapse rate of 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में 100 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस दिखा के रखा है, लेकिन यहाँ पे 1000 मीटर पे बता के रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है until it reaches the dew point temperature of 9 degrees Celsius. At this point, the air parcel will become saturated and cloud will start to form as a condensation occur. तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर रीच करेगा जो कि है लेवल ऑफ कंडेंसेशन, वहां पे मेनली जो है क्लाउड का फॉर्मेशन देखा जाएगा। अब अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर ड्यू टू द इंक्रीज एलिवेशन लीड टू द ड्रॉप टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर इन एलिवेशन, बिल्कुल सही है। इररेस्पेक्टिव ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड फॉर्मेशन, नहीं, हमने पढ़ा था कि जितना मतलब कि जब तक वहां पे वाटर वेपर एंड क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक हमने देखा था, राइट। इररेस्पेक्टिव नहीं है मतलब कि हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर ड्यू टू द इंक्रीजिंग एलिवेशन लीड टू द ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर इन एलिवेशन एज लॉन्ग एज देर इज नो वाटर वेपर और क्लाउड फॉर्मेशन। बिल्कुल, जब तक वाटर वेपर एंड क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है तभी तक ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमको देखने को मिलेगा। ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, सो दैट इज व्हाई वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, phosphorus is an important essential element for living organism. Given below are few fluxes of global phosphorus cycle. आपको इनको अरेंज करना है, select the correct option that arrange the flux in an increasing order of magnitude. तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमको एक तरीके से फ्लक्स देखने को मिलता है मेनली फॉस्फोरस का, वो मैरीन इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज हाईएस्ट फ्लक्स।
और जो सबसे लो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है मेनली वेदरिंग के टाइम पे, तो ये हो गया लो। इस हिसाब से चले तो दो ऑप्शन हमारे पास चले आते हैं, देखिए बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सबसे कम हमारे पास किसका आ गया, सबसे कम हमारे पास आ गया दैट इज डी का। डी में जो है सबसे कम है। उससे ज्यादा किस में है, उससे ज्यादा हमको फ्लक्स देखने को मिलता है मेनली वो रन ऑफ जो कि ओशन में जाकर मिलते हैं, तो ये हो जाएगा सी। उसके बाद हमको देखने को मिलता है इंटरनल साइक्लिंग इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज ए। और सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है दैट इज इन केस ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम। तो इस बेसिस पे चलते हैं, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मैच द नेम ऑफ साइंटिस्ट विद द इकोसिस्टम कंसेप्ट दे नोन फॉर। अब यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट के बारे में आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको अगर कोई नाम अगर आपको कॉमन लगता है तो उसके थ्रू आप चले जाइए, और नहीं पता है तो आपको इनके नाम और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में एक तरीके से पढ़ लेना चाहिए। मे बी आने वाले टाइम में 2-2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम चार्ल्स एल्टॉन की बात करते हैं तो चार्ल्स एल्टॉन ने क्या कहा था, दैट इज पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन द इकोसिस्टम। तो वी कैन गो विथ कि ए का जो है 3 मैच हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एजी टांसले ने क्या कहा था, दैट इज द टर्म इकोसिस्टम, राइट, इकोसिस्टम टर्म को दिया था इन्होंने, तो ये हो जाएगा सेकंड। एजी लॉटका की बात कर लेते हैं तो इन्होंने थर्मोडायनामिक्स व्यू दिया था ऑफ मेनली इकोसिस्टम का, तो ये हो जाता है फोर्थ। एंड रेमंड लिनमंस की बात करते हैं तो इन्होंने ट्रॉपिक डायनामिक्स के बारे में समझाया था। तो इस हिसाब से चले तो वी कैन गो विद दी फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन अ स्टडी कंपेयरिंग द डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी अक्रॉस अ लैंडस्केप द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन। Which one of the following option represent the pair of communities with the highest similarity value when the Sorensen's coefficient is used? तो Sorensen coefficient क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये एक ऐसा coefficient होता है जो कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी को मेजर कर सकता है दो सेट्स के बीच में, और ये मेनली इकोलॉजी में यूज होता है टू कंपेयर द सिमिलैरिटी ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटी। दो कम्युनिटी के बीच में स्पीसीज की जो सिमिलैरिटी होती है उसको कंपेयर करने में मदद करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है S इक्वल्स टू 2 इंटू जे डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहां पे जे वैल्यू जो है ये बताता है कि दो स्पीसीज के बीच में कितनी कॉमन स्पीसीज, सॉरी दो कम्युनिटी के बीच में कितनी कॉमन स्पीसीज हैं। ए बताता है फर्स्ट कम्युनिटी के बारे में, एंड बी वैल्यू जो है वो है नंबर ऑफ स्पीसीज इन द सेकेंड कम्युनिटी। और अगर आप एस निकालते हैं, जब आप एस निकालेंगे तो आपके पास सोरेनसन इंडेक्स चला आएगा, जिसका सोरेनसन इंडेक्स जितना ज्यादा आएगा उसमें उतनी ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में दे के रखा है, ये कम्युनिटी दे के रखा है, बताया है ए कम्युनिटी में जो है 12 स्पीसीज हैं, बी कम्युनिटी में 25, सी कम्युनिटी में 11 एंड डी कम्युनिटी में 19 है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में टोटल 9 स्पीसीज की सिमिलरिटी है, ए और सी के बीच में 8, ए और डी के बीच में दैट इज 10, उसके बाद बी एंड सी के बीच में है दैट इज 6, बी एंड डी के बीच में है 14 एंड सी एंड डी के बीच में है दैट इज 7। तो इतने स्पीसीज की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको स्पीसीज का पेयर बना के एस निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम एस निकालते हैं ए एंड बी का, ठीक है, ए एंड बी का हम एस निकालते हैं, यानी कि ये वाला निकालते हैं, इसमें हम क्या करेंगे दैट इज 2 इंटू 9 करेंगे, क्योंकि ये 9 स्पीसीज जो है ए और बी के बीच में कॉमन है, डिवाइडेड बाई ए और बी में कितने स्पीसीज है 12 प्लस 25 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ए एंड सी के बीच में देखोगे, ए एंड सी के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 इंटू ए और सी के बीच में कितने स्पीसीज कॉमन है, ए और सी के बीच में कितने स्पीसीज कॉमन है दैट इज 8, यहाँ हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाई ए में है टोटल 12 स्पीसीज प्लस सी में है 11, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू चली आएगी। इसके बाद आप जो है ए और डी के बीच में निकाल सकते हैं, एस ए एंड डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितनी सिमिलरिटी है दैट इज 10 स्पीसीज की, ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ए में टोटल 12 इंडिविजुअल हैं
प्लस डी में टोटल 19 है। सिमिलर बेसिस पे आपको बी एंड सी के बीच में निकालना पड़ेगा, एस जो है बी एंड सी के बीच में निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक और यहाँ पर है, इतना ज्यादा हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जो ऑप्शन दिए गए ना हम खाली इन्हीं ऑप्शन में चल सकते हैं। जैसे कि हमको ए एंड सी एंड ए एंड डी बोला गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो ये वाला निकालेंगे, एक तो हम ये वाला निकालेंगे ए एंड सी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है ए एंड डी। अगला ऑप्शन में क्या पूछा गया है, बी सी, बी सी पूछा गया जो कि अभी हम निकाल रहे हैं, और दूसरा क्या पूछा गया है, बी एंड डी। तो आप एक और निकालोगे, एस बी एंड डी, यानी आपको 4 ही निकालना है, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया कि हम ऑप्शंस के बेसिस पे चलेंगे ना तो हमारे टाइम बच जाएगा। तो आपको फिर बी एंड सी निकालना है। बी एंड सी में कितना होगा, 2 इंटू बी और सी के बीच में कितना कॉमन है, दैट इज 6। बी में टोटल स्पीसीज कितने हैं, 25, प्लस सी में कितने हैं, 11, राइट। और बी और डी का कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी और डी के बीच में है कितना कॉमन, दैट इज 14, डिवाइडेड बाई बी यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 एंड डी में है टोटल 19 मेंबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे हाईएस्ट जो है आपको ए एंड सी के केस में देखने को मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप तो पूरा कैलकुलेशन सिंपल हो गया, बस डिवाइड करना है। तो ए और सी में जो है आपको हाईएस्ट नंबर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कम्युनिटीज विद द हाईएस्ट सिमिलैरिटी वैल्यू व्हेन सोरेनसन कोएफिशिएंट इज यूज्ड। तो आपको जो है ए और सी के बीच में जो है वैल्यू आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगी। अप्रॉक्स आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग 0.69 और 68 इस तरीके से कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो आप सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आपको काफी कम आएगी कंपेयर टू द ए एंड सी, ठीक है। इसीलिए जो है वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको मेथड पता चल गया कि किस तरीके से जो है सोरेनसन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल होता है सिमिलैरिटी को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर स्पीसीज कंसेप्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में यूनिट 9 का है देखा जाए तो, बट क्योंकि स्पीसीज कंसेप्ट इकोलॉजी में भी है तो उसके बेसिस पे भी आप चल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट एंड फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे कॉमन है हमारे लिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, ठीक है। स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो देखा जाए तो बी का 3 मैच हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट में इसको देखते हैं। बी का 3 देखिए सिर्फ 2 ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है और फर्स्ट ऑप्शन में है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे हम सही ऑप्शन पे पहुंच सके। अगला है a single lineage of ancestor descendants population which maintain its identity from other such lineage। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा मैच हो जा रहा है दैट इज सी के साथ, राइट, दैट इज इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। तो सी का 1, ओके, सी का 1 आप देख सकते हैं, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन अभी आया नहीं। अब है हमारे पास 2 ऑप्शन। A species is a set of organisms that resembles one another and is distinct from other set। अब अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट किसके साथ मैच हो जाता है, दैट इज टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइलोजेनेटिक तो है नहीं। तो ए का किसके साथ मैच हो गया, ए का मैच हो गया सेकंड के साथ। एंड अ ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोनोफाइली, ऑब्वियसली इट विल बी द फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। तो डी का हो जाता है फोर्थ। इस बेसिस पे करेक्ट मैच में हम चले तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफ बिलो डिपिक्ट द नेट चेंज इन द फॉरेस्ट कवर इन 4 रीजन बिटवीन 1990 2020 according to the FAO report the state of world's forest 2020 which one of the following option correctly identify these regions। अब देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं ना ये हर एक स्टूडेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे पास केस स्टडी हमने मतलब अगर हमने पढ़ी है केस स्टडी तो ही हम ऐसे सवाल कर पाते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने अटैच किया गया है। यहाँ वाला जो वैल्यू है ये लॉस को बता रहा है, इधर वाला वैल्यू गेन को बता रहा है। गेन का मतलब हो गया कि ऑब्वियसली वहां पे कुछ तो फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, ग्रीनरी है। और लॉस बता रहा है दैट इज डिफॉरेस्टेशन होके रखा है, यानी फॉरेस्ट वहां पे बहुत ज्यादा रिमूव हो गया, मतलब एक तरीके से रिमूव हो रहे हैं।
तो अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव में आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है, इसके अलावा साउथ अमेरिका देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इस हिंट पे चलते हैं तो यहाँ पे जो सी एंड डी है ये नेगेटिव में वैल्यू दिखा रहे हैं और ए और बी हमको पॉजिटिव में दिखा रहे हैं। यानी सी और डी में हम मान के चल रहे हैं कि हमें या तो अफ्रीका या तो साउथ अमेरिका जैसा कुछ तो ऑप्शन हमको मिले। तो यहाँ सी में यहाँ पे साउथ अमेरिका है एंड डी में यूरोप है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमको सी में एशिया मिला है और डी में हमें साउथ अमेरिका मिला है। थर्ड में देखिए, ओके देखिए थर्ड में हमें दोनों ऑप्शन सही मिल गए। यहाँ पे नेगेटिव लॉस में जा रहा है तो डी में जो है सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन का जो केस है वो अफ्रीका में देखने को मिल रहा है एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। तो सी एंड डी के बेसिस पे चले तो हम ऐसे ही थर्ड ऑप्शन से इसको सही कर सकते हैं। और ए यहाँ पे हो गया एशिया एंड यूरोप, जहाँ पे हमको कुछ अमाउंट में आज के टाइम पे भी जो है उतना डिफॉरेस्टेशन देखने को नहीं मिल रहा है, स्टिल वी कैन सी सम फॉरेस्ट, तो वी कैन गो विद दी थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द फिगर बिलो डिपिक्ट द रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ डिफरेंट फीचर फाउंड इन द अर्बन इकोसिस्टम। आपको फाइंड करना है विच ऑफ द ऑप्शन बिलो करेक्टली आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्टेंस कर्व। ठीक है, ये जो कर्व दिए गए हैं ए बी सी डी ई, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये आप देख सकते हैं रेफरेंस इमेज आपके सामने दी गई है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस दिया गया है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम यही ग्राफ यहाँ पे मैच किया गया है। तो अगर मैं ये वाला वैल्यू देखती हूँ, ये मुझे लग रहा है ये ई है, राइट। ये वाला वैल्यू यानी पर्पल लाइन यानी कि सी वाटर, यानी ये वाटर बॉडी को बता रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो वाटर बॉडी सिर्फ ई जो है पहले ऑप्शन में ही है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर तो ई है ही नहीं और इधर पे कंक्रीट रोड है। तो देखा जाए तो अगर हम एक ही ऑप्शन के हिसाब से चले तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। एनीवेज बाकी आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ए जो है यहाँ पे ए एक तरीके से बता रहा है कंक्रीट रोड को। यहाँ पे जो बी है, बी दैट इज द ड्राई ग्रास लॉन को बता रहा है, जो कि यहाँ पे आप ग्रीन वाले में देख रहे हैं वो यहाँ पे दिखा के रखा है। ठीक है, सी जो है यहाँ पे एसफेल्ट रोड को बता रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो कि आपको यहाँ रेड कलर से देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मैच अगर चलता है तो कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो विद दिस हमने शिफ्ट 1 के जो है सारे इकोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस टाइप से, मतलब कि कुछ केसेस वगैरह देके पूछे गए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा सॉल्व नहीं कर पाते हैं अनटिल और अनलेस हमने ऐसी केस स्टडी पढ़ी हो। और इस टाइप के अलग अलग बेसिस पे केस स्टडी बहुत सारी है, तो आपको जब भी मौका मिलता है कुछ एक आध चीजों का इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, ताकि अगर ऐसी नौबत आती है तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हो पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।